गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू लक्स क्लासेस। चलिए गाइस, कल तक जो बातें करी थी हमने दैट इज़ अबाउट चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी में चार चेस्ट इंजरी की बात करी थी हमने, जैसे आपका रिफ्रैक्चर, फ्लेल चेस्ट एंड पल्मोनरी कंट्यूजन। राइट। अब आज जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट न्यूमोथोरैक्स। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे न्यूमोथोरैक्स। तो चौथा और अंतिम पार्ट चेस्ट इंजरी का दैट इज न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमोथोरैक्स से पूछे जाते हैं, और हर चाहे नॉर्सेट हो, चाहे ESIC हो, चाहे रेलवे हो, सबके अंदर न्यूमोथोरैक्स से एक बड़ा भाग आता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स की बातें करेंगे। चलिए, न्यूमोथोरैक्स है क्या पहले समझिएगा बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूमोथोरैक्स? न्यूमोथोरैक्स है क्या? न्यूमोथोरैक्स, डू यू हैव आइडिया रिगार्डिंग न्यूमोथोरैक्स? न्यूमोथोरैक्स क्या है? न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो ये आपकी जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी, इस प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, यहां पर आपका एयर का एक्यूमुलेशन होता है, एयर एक्यूमुलेशन। तो एयर का जो एक्यूमुलेशन है उसे हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो यू शुड हैव क्लियर, एक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन अ प्लूरल कैविटी, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन अ प्लूरल कैविटी इज नॉन एज न्यूमोथोरैक्स। और उसकी वजह से जो लंग्स है वो आपका कोलैप्स हो जाता है, उसकी वजह से जो लंग्स है वो आपका कोलैप्स हो जाता है। तो न्यूमोथोरैक्स, ए कोलैप्स्ड लंग्स, अ कोलैप्स्ड लंग्स, एक कोलैप्स्ड लंग्स जिसके अंदर एयर एक्यूमुलेट्स इन अ प्लूरल कैविटी। एयर जो है वो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो न्यूमोथोरैक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। इज दैट गाइस? चलिए समझिएगा आगे अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ। यहां पर हमने जो बात करी दैट इज योर कोलैप्स्ड लंग। ये आपका एक नॉर्मल लंग है और ये आपका कोलैप्स्ड लंग है। कोलैप्स्ड लंग में समझिएगा दैट इज योर आउटर जो लेयर है दैट इज पेराइटल प्लूरा, अंदर की जो लेयर है वो विसरल प्लूरा। और पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या एक्यूमुलेट होता है? तो प्लूरल स्पेस के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एयर जो है वो इस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। एयर जो है यहाँ पर आपकी एयर एक्यूमुलेट होगी, दिस इज योर एयर। यहाँ पर एयर एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर था वो बढ़ गया, और प्लूरल कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से, जैसे ही प्लूरल कैविटी का प्रेशर बढ़ा तो ये प्लूरल कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो लंग्स था उस पर प्रेशर पड़ा, लंग्स जो आपका कोलैप्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो कोलैप्स लंग, ये आपका नॉर्मल लंग है, नॉर्मल, और ये आपका कोलैप्स लंग है ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एयर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? इंक्रीज इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंक्रीज इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर था वो बढ़ गया, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ने की वजह से लंग्स जो था वो आपका कोलैप्स हो गया। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, समझिएगा। कोलैप्स लंग्स, अगर लंग्स कोलैप्स हो जाए, दिस इज अ कंडीशन अकर व्हेन एयर लीक इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। तो आपका ये जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। इज दैट? और ये ब्लंट और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर और लंग डिजीज कैन कॉज न्यूमोथोरैक्स। तो कुछ कॉजेज हैं जैसे आपका चेस्ट इंजरीज हैं, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास हैं, ये सारे न्यूमोथोरैक्स कर सकते हैं। बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक बात में मैंने बताई आपको कि क्या है न्यूमोथोरैक्स। अगर न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो दो तीन टर्म्स और जान लीजिए। जैसे न्यूमोथोरैक्स का मतलब है एयर, न्यूमोथोरैक्स का मतलब है एयर। उसी तरह हीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स का मतलब है ब्लड। और उसी तरह हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स का मतलब है वाटर। एंड काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स का मतलब है लिपिड। तो याद रखिएगा न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या है। न्यूमोथोरैक्स दैट मीन्स, न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो समझिएगा न्यूमोथोरैक्स का मतलब है एयर इन प्लूरल कैविटी, हीमोथोरैक्स ब्लड
इन प्लूरल कैविटी, हाइड्रोथोरैक्स वाटर इन प्लूरल कैविटी एंड काइलोथोरैक्स लिपिड इन प्लूरल कैविटी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहां पर इनका एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द कॉजेज, कारण क्या है, कारणों की अगर हम बात करें, कारण, कॉजेज, कारण की बात करें हम, कॉजेज, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। और अगर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो एक तो आपका प्रमुख कारण हो सकता है अपने आप स्पॉन्टेनियस ही हो जाए, और स्पॉन्टेनियस में अलग अलग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस की बात करें, स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और स्पॉन्टेनियस क्यों होगा, तो गाइस जब पल्मोनरी ब्लेब जो है, दिस पल्मोनरी ब्लेब रप्चर, ये जब पल्मोनरी ब्लेब रप्चर हो जाए और यहां से एयर आपकी कहां चली जाए, प्लूरल कैविटी के अंदर, तो रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेब, रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेब। तो पल्मोनरी ब्लेब रप्चर होने की वजह से, पल्मोनरी ब्लेब रप्चर होने की वजह से आपका क्या हो सकता है, पल्मोनरी ब्लेब रप्चर होने की वजह से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो एक बात आप याद रखेंगे, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की बाद जो दूसरी बात करें, स्पॉन्टेनियस की बाद, स्पॉन्टेनियस में दो कॉज हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी कॉज एंड दूसरा है सेकेंडरी कॉज, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में आपको याद रखना है दो कारण हो सकते हैं मेनली, एक है प्राइमरी कॉज और दूसरा है सेकेंडरी कॉज। अगर प्राइमरी कॉज की बात करें तो ड्यू टू रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेब, एंड सेकेंडरी कॉज की बात करें तो ड्यू टू एनी अंडरलाइंग डिजीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरलाइंग डिजीज ऑफ, अंडरलाइंग डिजीज ऑफ लंग्स, डिजीज ऑफ लंग्स, तो लंग्स की अगर कोई बीमारी है वो अगर करे, अंडरलाइंग डिजीज ऑफ लंग्स, लंग्स की कोई बीमारी जैसे अस्थमा है, सीओपीडी हो, सीओपीडी, अस्थमा, एआरडीएस, ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, तो ये अलग अलग जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की वजह से अगर किसी बीमारी की वजह से अगर न्यूमोथोरैक्स होता है तो दैट इज सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स दो कारणों की वजह से, प्राइमरी कॉज जो कि आपका पल्मोनरी ब्लेब के रप्चर होने की वजह से, सेकेंडरी कॉज एनी अंडरलाइंग डिजीज विच इज रिलेटेड टू योर लंग्स, लंग्स की किसी बीमारी की वजह से अगर न्यूमोथोरैक्स होता है तो दैट इज सेकेंडरी कॉज। नेक्स्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा भी हो सकता है, और ट्रॉमा में अगर बात करें, ट्रॉमा, नेक्स्ट समझिएगा, ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा में बात करें तो समझिएगा ट्रॉमा में क्या क्या चीजें हैं। यहां देखिएगा ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा की बात करूं बच्चों में तो देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, जैसे आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कह दो या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट दे दो, उनकी वजह से एयर का एक्यूमुलेट हो सकता है। ट्रॉमा फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से कोई व्यक्ति गिर जाए, रिब पंक्चर हो जाए और पंक्चर की वजह से वो कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेट कर दे। ओपन वुंड, कोई चाकू घोंप दे, स्टैब वुंड, स्टैब वुंड, स्टैब वुंड मतलब चाकू घोंपना, कोई चाकू घोंप दे, स्टैब वुंड, चाकू घोंपना, चाकू घोंपना। गन शॉट मतलब कोई बंदूक चला दे, गन शॉट, गन शॉट, राइट, गन शॉट। तो इस तरीके के जो ट्रॉमाज हैं, ये ट्रॉमा, और इन ट्रॉमा की वजह से आपका कॉज हो सकता है न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम सीपीआर भी गिन लो, सीपीआर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इन ट्रॉमास की वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। आइट्रोजेनिक कॉज, अगर हम बात करें आइट्रोजेनिक कॉज की, आइट्रोजेनिक कॉज समझिएगा, आइट्रोजेनिक मतलब एनी हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रोसीजर, कोई हॉस्पिटल के अंदर प्रोसीजर हो, हॉस्पिटल
एक्वायर्ड प्रोसीजर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रोसीजर। जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई प्रोसीजर हो, तो हॉस्पिटल में जैसे कौन सा प्रोसीजर, जैसे आपका सेंट्रल लाइन इंसर्शन, सेंट्रल लाइन इंसर्शन, सीवीपी लाइन इंसर्शन, राइट। उसके बाद एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन कई बार सीवीपी डालते हैं, तो सीवीपी में हम सबक्लेवियन सीवीपी डालते हैं। कौन सी? सबक्लेवियन जो सीवीपी डालते हैं, उस सबक्लेवियन सीवीपी के अंदर जनरली रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स, सबक्लेवियन इज दैट। कई बार ओपन हार्ट सर्जरी, और ओपन हार्ट सर्जरी में, ओपन हार्ट सर्जरी में भी रिस्क है न्यूमोथोरेक्स की। ओपन हार्ट सर्जरी, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, देन योर ब्रोंकोस्कोपी, अगला जो का है दैट इज ब्रोंकोस्कोपी। ये कुछ हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर की वजह से होता है, दैट इज योर आइट्रोजेनिक। तो अलग अलग कॉजेज हैं, जैसे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है न्यूमोथोरेक्स, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, आइट्रोजेनिक भी हो सकता है। तो मेन ये तीन कारण हैं, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक में ट्रॉमा की वजह से कि भाई हम किसी ने स्टैब वुंड कर दिया, या फिर आपका सीपीआर देते वक्त है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो इस तरीके के एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट है, तो ये जो ट्रॉमा है उनकी वजह से। आइट्रोजेनिक मतलब कोई प्रोसीजर है, जैसे सीवीपी लाइन डाल रहे हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, सीवीपी में अक्सर जो सबक्लेवियन लाइन डालते हैं, तो उस सबक्लेवियन लाइन की वजह से, जैसे जुगुलर एचडी कैथेटर है, जुगुलर एचडी कैथेटर डाल रहे हैं, तो उसमें पंक्चर होने के रिस्क है, एचडी कैथेटर, एचडी कैथेटर। थोरेकोटॉमी है, थोरेकोटॉमी, तो ऐसे प्रोसीजर्स के अंदर देयर इज रिस्क ऑफ थोरेकोटॉमी है। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन है, तो इन केसेस के अंदर क्या हो सकता है, तो इन केसेस के अंदर हमारा ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इन केसेस के अंदर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख मैंने बात करी जो कॉज क्या करते हैं न्यूमोथोरेक्स को। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपको डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दैट टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स। अलग अलग प्रकार के कॉज के आधार पर है, ट्रॉमा के आधार पर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरेक्स की बात करें, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो मेनली दो कैटेगरी बनाई गई है, एक स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स और एक एक्वायर्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, और एक्वायर्ड का मतलब हमने जो लिया है, एक्वायर्ड मतलब अर्जित किया है, अपने आप होने वाला, अपने आप। और ये अपने आप नहीं होता है, अर्जित किया हुआ, अर्जित, अर्जित किया हुआ। भाई वैसे न्यूमोथोरेक्स नहीं हो रहा लेकिन गिर गए, दैट मीन्स गिरे तो रिब्स के अंदर फ्रैक्चर हुआ और वहां से न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो रिब फ्रैक्चर की वजह से हुआ, अर्जित किया हुआ, दैट इज एक्वायर्ड। अब स्पॉन्टेनियस में बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स, नो क्लिनिकल लंग डिजीज, कोई लंग डिजीज नहीं होती है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेड, और ये अगर छोटा है तो अपने आप हेल भी हो जाता है। तो यहाँ पर नो क्लिनिकल लंग डिजीज, कोई लंग डिजीज नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई लंग डिजीज ना हो। तो लंग डिजीज ना हो बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिएगा नो क्लिनिकल लंग डिजीज। नो क्लिनिकल लंग डिजीज का मतलब है रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेड, रप्चर ऑफ पल्मोनरी ब्लेड। अगर पल्मोनरी ब्लेड जो है वो रप्चर हो जाए, पल्मोनरी ब्लेड अगर रप्चर हो जाए, पल्मोनरी ब्लेड के रप्चर होने की वजह से अगर होता है तो दैट इज योर प्राइमरी कॉज। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी कॉज, तो सेकेंडरी कॉज इज एनी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, एनी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज। अभी मैंने आपको बताई थी, अभी आपको मैंने बताई थी क्या, सेकेंडरी में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज। यहां पर आपको जो बात मैंने बताई थी क्या, जिसे सीओपीडी, सीओपीडी में एम्फाइसीमा सुना होगा ना, एम्फाइसीमा में दीज यार
ये जो है भाग वो डिस्टेंडेड हो जाता है एल्वुलाई, और एल्वुलाई डिस्टेंड होती है, डिस्टेंडेड होने की वजह से यहाँ से जो एयर है दैट एयर लीक इनटू द, ये जो एयर है वो लीक हो जाती है कहाँ पर, प्लूरल कैविटी के अंदर। तो प्लूरल कैविटी के अंदर एयर लीक होती है, इज दैट। तो ये सेकेंडरी मतलब कोई ना कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, कोई ना कोई लंग डिजीज हो और उसके कॉम्प्लिकेशंस के वजह से न्यूमोथोरेक्स होता है। सीओपीडी है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, एआरडीएस है, राइट। तो इनकी वजह से अगर न्यूमोथोरेक्स होता है तो दैट इज सेकेंडरी। तो मेरे हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो अपने आप होने वाला दो बातें बताई मैंने, प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स नो एनी क्लिनिकल लंग डिजीज, सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स कोई ऑलरेडी लंग डिजीज हो, जैसे आपका आपने सुना होगा सीओपीडी, अस्थमा वगैरह। ये बात मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं एक्वायर्ड, मतलब अर्जित किया हुआ। अर्जित किया हुआ मतलब अपने आप नहीं होता है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, कहीं ट्रॉमा हो गया तो इसकी वजह से होती है, तो उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो एक्वायर्ड को मेनली दो भागों में बांटा गया, एक ट्रॉमेटिक, एक आइट्रोजेनिक। ट्रॉमेटिक का मतलब है ट्रॉमा, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा। ट्रॉमा ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो ट्रॉमा कैसे हो सकता है सर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, राइट सर। गन शॉट हो सकता है, गन शॉट, स्टेप वुंड हो सकता है। तो उनकी वजह से अगर ट्रॉमा की वजह से अगर होता है तो दैट इज ट्रॉमेटिक। अब ट्रॉमेटिक में पेनिट्रेटिंग एंड क्लोज। पेनिट्रेट मतलब बाहर से कोई चाकू घोपा हो, ठीक है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा एंड ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से ओपन न्यूमोथोरेक्स होगा, और क्लोज्ड अभी बात करेंगे ओपन और क्लोज की, है ना। चलिए उसके बाद आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक में देयर इज डिफरेंट, आइट्रोजेनिक मतलब हॉस्पिटल एक्वायर, हॉस्पिटल में किसी प्रोसीजर, आइट्रोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू एनी प्रोसीजर इन हॉस्पिटल, ड्यू टू एनी प्रोसीजर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसी भी प्रोसीजर की वजह से अगर होता है, हॉस्पिटल में किसी भी प्रोसीजर की वजह से होता है तो दैट इज योर आइट्रोजेनिक। तो ये कहते हैं आइट्रोजेनिक। अब आइट्रोजेनिक में समझिएगा आइट्रोजेनिक कॉज। आइट्रोजेनिक का मतलब क्या, हॉस्पिटल में प्रोसीजर, जैसे थेरापेटिक एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसे किसी का प्लूरल इफ्यूजन था और हमने प्लूरल टैपिंग करी, प्लूरल टैपिंग की वजह से न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो प्लूरल टैपिंग की वजह से न्यूमोथोरेक्स हुआ तो दैट इज योर थेराप्यूटिक, ठीक है। तो प्लूरल टैपिंग है, ब्रोंकोस्कोपी है, सेंट्रलाइंस, सबक्लेवियन सेंट्रलाइन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस, अल्ट्रासाउंड्स, इसोफेगोस्कोपी, है ना। और आपकी पीपीपी लाइन्स है, पेरिफेरल लाइन्स है जो कंप्लीट हार्ट की तरफ जाती है, पीए कैथेटर वगैरह है ना, पीए कैथेटर डालते हैं, पीए कैथेटर है, सेंट्रल लाइन है, तो इनकी वजह से मैकेनिकल वेंटिलेटर की वजह से, तो ये जो है दैट इज योर आइट्रोजेनिक। तो मेनली जो डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन, स्पॉन्टेनियस वर्सेस एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन योर एक्वायर्ड के अंदर ट्रॉमेटिक एंड आइट्रोजेनिक। तो स्पॉन्टेनियस, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स। अब मेन जो टाइप है ट्रॉमेटिक का वो तीन है, ओपन न्यूमोथोरेक्स, क्लोज न्यूमोथोरेक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो यहां पे समझिएगा तीन जो है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, और ये आपका ड्यू टू द ट्रॉमा, सीधी सी बात है, ये किसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। तो ये इसका जो प्रमुख कॉज है वो ट्रॉमा है, ड्यू टू ट्रॉमा। ये किसकी वजह से, तो बच्चों याद रखिएगा ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से, ठीक बात। चलिए ट्रॉमा की वजह से है तो यहां पे समझिएगा ट्रॉमा की वजह से। अब यहां पर तीन बातें हैं, एक है आपका क्लोज न्यूमोथोरेक्स, क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स, दूसरा है आपका ओपन न्यूमोथोरेक्स, क्लोज न्यूमोथोरेक्स, उसके बाद है आपका ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स।
ओपन न्यूमोथोरैक्स, और तीसरी जो अंतिम बात है दैट इज योर टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अगला जो है वो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो ओपन न्यूमोथोरैक्स, क्लोज न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये तीन न्यूमोथोरैक्स हैं, क्लोज्ड, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इज दैट क्लियर? अब समझिएगा आगे अगली जो इंपॉर्टेंट बात मूव करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस आपने देख लिया, स्पॉन्टेनियस में बात करी थी एब्सेंस ऑफ ट्रॉमा, प्राइमरी में आपको क्लियर है, नो एनी पैथोलॉजी, सेकेंडरी के अंदर आपको अच्छे से पता है सीओपीडी, अस्थमा। अब जो बात करने जा रहे हैं ओपन, क्लोज्ड एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसको समझिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा जाता है। देखिएगा क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स, तो देयर इज इक्वल प्रेशर बिटवीन इंट्राप्लूरल एंड इंट्रा एल्वुलर, इनके बीच प्रेशर इक्वल होता है, तो एयर इन एंड आउट नहीं होती है, जितनी एयर अंदर है उतनी ही रहती है। क्लियर? एयर ना तो इन होती है न ही आउट होती है। तो प्लूरल कैविटी प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है उसकी वजह से एयर बाहर नहीं आती है। ठीक है, एयर बाहर, क्योंकि एयर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर बाहर नहीं आएगी, तो दैट एयर रिमेन इन योर प्लूरल स्पेस। तो इस प्लूरल स्पेस में इन दोनों का प्रेशर जो है वो आपका इक्वलाइज रहता है। और यहां पर याद रखिएगा क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स के अंदर जितनी एयर अंदर है उतनी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्राप्लूरल कैविटी प्रेशर। इस कैविटी के प्रेशर से ये इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो ज्यादा है, और ये ज्यादा है इसलिए जो यहां से अंदर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एयर बाहर नहीं निकलेगी। जबकि ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर ये स्टेप वुंड है, किसी ने चाकू गोप दिया, और चाकू गोपने की वजह से अंदर लगातार एयर जाती जाएगी। ठीक है, एयर इन एंड आउट, एयर इन एंड आउट, और एयर जब इन एंड आउट इन्वायरमेंट के बीच होगी तो यहां पर आपको एयर सकिंग साउंड आएगी। ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर हमें क्या मिलता है, एयर सकिंग साउंड, जैसे एयर सक हो रही हो वैसी साउंड आती है। क्यों? क्योंकि ओपन न्यूमोथोरैक्स में देयर इज पंक्चर हुआ है, तो ये प्लूरा ओपन टू इन्वायरमेंट है, दिस प्लूरा इज ओपन टू इन्वायरमेंट। और ओपन टू इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या होता है, ओपन टू इन्वायरमेंट होने की वजह से आपको याद रखना है कि यहां पर एयर सकिंग साउंड आती है। ठीक है, द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरी बात टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स में विद ईच ब्रीथ अंदर एयर जाएगी, लेकिन अंदर से एयर एस्केप नहीं होगी, और एस्केप नहीं होगी तो हर ब्रीथ के साथ अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्लूरल कैविटी का प्रेशर हर ब्रीथ के साथ बढ़ता जाता है, प्लूरल कैविटी का प्रेशर हर ब्रीथ के साथ बढ़ता जाता है। समझिएगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज अ मेडिकल इमरजेंसी। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है वो आपका मेडिकल इमरजेंसी है। यहां इस बात को ध्यान रखिएगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज अ मेडिकल इमरजेंसी। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी क्यों है, विथ ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ के साथ एयर अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी, और एयर अंदर एक्यूमुलेट होगी तो धीरे धीरे लंग्स जो है वो कोलैप्स होता जाएगा। ये देखिएगा, अब लंग्स इतना ही बच गया, बाकी सब जगह एयर भर गई। ये ठीक है, ये और अगली ब्रीथ में देखिएगा और छोटा हो गया, तो लंग्स जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और हर ब्रीथ के साथ अंदर एयर बढ़ती जाती है। तो विद ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ के साथ अंदर एयर बढ़ती जाएगी, तो अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ता जाएगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहां पे समझिएगा सीधी सी बात, क्या इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ता जाएगा और इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ने की वजह से लंग्स आप देख रहे हो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, लंग्स कोलैप्स होता जा रहा है, लंग्स कोलैप्स होता जा रहा है, और प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो एयर एंटर्स इनटू द प्लूरल कैविटी बट डू नॉट एस्केप फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। यहां पे ध्यान रखिएगा, एयर एंटर्स इनटू द प्लूरल कैविटी, एयर एंटर्स
into pleural cavity, but do not escape from pleural cavity, but do not escape from pleural cavity, प्लूरल कैविटी से वापस नहीं निकलेगा। विद ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ के साथ प्लूरल कैविटी में बढ़ता तो जाएगा, हर ब्रीथ के साथ प्लूरल कैविटी में एयर बढ़ती तो जाएगी, बट प्लूरल कैविटी से एयर निकलेगी नहीं। तो प्लूरल कैविटी में समय के साथ साथ धीरे 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 आपका प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए देखिएगा जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये ट्रेकिया धीरे धीरे डेविएट होने लगेगा, ये ट्रेकिया जो है वो डेविएट होने लग जाता है, और ट्रेकिया जो डेविएट होने लग जाता है तो पेशेंट के ट्रेकिया डेविएट होगा, और ट्रेकिया डेविएट होने की वजह से क्या होगा, ट्रेकियल डेविएशन होगा और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाएगा। इसलिए टेंशन न्यूमोथोरैक्स सबसे खतरनाक है। इज दैट बच्चों? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिएगा ओपन वर्सेस क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, ये क्लोज न्यूमोथोरैक्स है। यहाँ एयर देखिएगा, ये पल्मोनरी ब्लेब था वो पंक्चर हुआ और यहाँ से एयर अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद ओपन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स में क्या हो रहा है कि ये जो आपकी कैविटी बाहर से प्लूरा पंक्चर हुई और ये एयर अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पल्मोनरी ब्लेब पंक्चर हुआ और उसकी वजह से एयर अंदर आ रही है बट एयर बाहर नहीं निकल रही है, तो एयर रिमेन इन अ प्लूरल कैविटी। यहाँ पर प्लूरा बाहर से पंक्चर हुआ और प्लूरल बाहर से पंक्चर हुआ है तो इसके अंदर एयर अंदर जाती जाएगी, और अंदर एयर जाएगी तो दैट इज योर एयर सकिंग साउंड, एयर सकिंग साउंड। इसलिए आपकी ओपन न्यूमोथोरैक्स में एयर सकिंग साउंड। और यहां पे देखिएगा, यहां पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स की खासियत क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में एयर अंदर हर ब्रीथ के साथ अंदर जाती है बट ये यहां से बाहर नहीं निकलती है। क्लोज्ड में एक बार जितनी आ गई वो आ गई, ओपन में यहां से बाहर जाती है तो कोलैप्स जितना लंग्स हो गया उतना हो गया, अंदर आती भी है बाहर भी जाती है, आती भी है बाहर भी जाती है, इसलिए इसके अंदर जितना कोलैप्स हुआ उतना हो गया। लेकिन यहाँ एयर प्लूरल कैविटी में आती है, यहां से जाती नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर केवल एयर आएगी और आएगी तो क्या होगा, अंदर एयर एक्यूमुलेट होती जाएगी और एक्यूमुलेट होती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एयर एंटर्स द प्लूरल स्पेस बट कैन नॉट एग्जिट, यहां पर एयर अंदर जाती तो है लेकिन बाहर नहीं। एक्यूमुलेटेड एयर कंप्रेस द लंग्स एंड शिफ्ट द मीडियास्टिनम, तो ये देखिएगा मीडियास्टिनम शिफ्ट हो रहा है और ये हार्ट पर भी दबाव डालता है जिसकी वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट, तो ट्रेकिया डेविएट होगा, देखो ट्रेकिया पर प्रेशर पड़ रहा है, मीडियास्टिनम पड़ रहा है और हार्ट पर पड़ रहा है, तीनों पर प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से एलिवेट इंट्राथोरेसिक प्रेशर, लोअर वीनस रिटर्न एंड कॉन्सिक्वेंटली कार्डियक आउटपुट शॉक। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, सीधी सी बात, ये जो आपका दिस इज योर क्यूटेस्ट हार्ट, ये आपका हार्ट है और ये आपका ट्रेकिया है, और चूंकि यहाँ पर जब प्रेशर, ये आपकी प्लूरल कैविटी है, ठीक है, और ये एयर है, तो जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से प्रेशर ऐसे इस पर भी पड़ेगा, दिस ट्रेकिया बिकम डेविएट, ये ट्रेकिया डेविएट होगा। उसके साथ यहाँ एयोर्टा वगैरह निकल रहे हैं तो एयोर्टा कंप्रेस होगा, ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी तो सर्कुलेशन इंपेयर होगा, ठीक है। हार्ट कंप्रेस होगा और हार्ट के कंप्रेस होने की वजह से एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट जो है वो भी जनरेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओपन न्यूमोथोरैक्स एयर इन एंड आउट, क्लोज न्यूमोथोरैक्स एयर रिमेन्स इन प्लूरल कैविटी, एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एयर एंटर्स इनटू द प्लूरल कैविटी बट डू नॉट एस्केप फ्रॉम अ प्लूरल कैविटी। तो सिंपल सी 3 लाइनें लिख रहा हूं जिसमें आपको क्लोज्ड, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, 3 बातें, क्लोज्ड, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्लोज की बात करें, एयर एंटर्स इन प्लूरल कैविटी, और वो भी आपकी कौन सी,
अंदर वाले प्लूरा से, थ्रू विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा से जाएगी बट डू नॉट एंड रिमेन इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ठीक है। जबकि ओपन में एयर एंटर्स फ्रॉम पैराइटल प्लूरा, आउटसाइड पैराइटल प्लूरा and in and out with each breath, in and out from pleural cavity, pleural cavity। और यहां पर आपको आती है एयर सकिंग साउंड, एयर सकिंग साउंड, एयर सकिंग साउंड, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स सबसे खतरनाक जो न्यूमोथोरैक्स है वो आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। मोर डेंजरस जो है वो है आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स, सबसे खतरनाक टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। क्यों खतरनाक है? तो यहां पर एयर विल नॉट एस्केप फ्रॉम प्लूरल कैविटी, फ्रॉम प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी से बाहर नहीं निकलती है, रिमेन इन प्लूरल कैविटी, रिमेन इन प्लूरल कैविटी, और हर सांस के साथ, हर ब्रीथ के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। हर ब्रीथ के साथ प्लूरल कैविटी के अंदर एयर जो है वो बढ़ती जाती है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स मेडिकल इमरजेंसी है, ये याद रखिएगा, ये आपकी एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये बात आपको बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इजीली समझ में आ गई होगी। तीनों में मैंने आपको अलग अलग डिफरेंस बता दिया। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्वायर्ड न्यूमोथोरैक्स ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा की वजह से होता है। ट्रॉमा में आपको तीन भाग हैं, क्लोज्ड, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो एक्वायर्ड में एक तो आपका ये हो गया पेनिट्रेटिंग, ट्रॉमेटिक, उसके बाद आपका जो है आइट्रोजेनिक, जो हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर है उसकी वजह से हो सकता है। अगली बात सुनिएगा, तो ये था आपका क्लोज न्यूमोथोरैक्स, यहां पर ही इन और यहां पर ये ओपन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन आपको क्लियर हो गया होगा कि हर बार हर ब्रीथ के साथ प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लंग्स धीरे धीरे कोलैप्स होता है। और ये देखिएगा ट्रेकिया डेविएट हो रहा है, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया डेविएट हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये पंपिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू अर्दम। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने बहुत सारी बातें देख ली, जैसे टाइप्स देखा, एटियोलॉजी देखा, ये बेसिक बातें हमने कर ली। अब जो बढ़ रहे हैं जिस तरफ, वो है आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस की बात करें तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में समझिएगा, एक तो है आपका एक्सरे, सिटी स्कैन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, एबीजी एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब यहां समझिएगा छोटी सी बात, एक तो अक्सर पूछा जाता है किसके बारे में? एक्सरे के बारे में। एक्सरे का क्वेश्चन था, वो नॉट सेट के अंदर आया था। एक एक्सरे दिया था और उस एक्सरे को देख के बताना था आपको कि ये एक्सरे किसका है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एक्सरे में कैसे पता करेंगे न्यूमोथोरैक्स को। तो एयर को पता करने का सीधा तरीका है कि ब्लैक एक्सरे, फ्लूइड को पता करने का तरीका है व्हाइट एक्सरे, व्हाइट। बिल्कुल एक्सरे अगर ब्लैक है, जरूरत से ज्यादा काला है, हैजीनेस नहीं है और बिल्कुल काला है, तो वो इंडिकेट करता है एयर को, और बिल्कुल व्हाइट है तो इंडिकेट करता है इफ्यूजन को, ठीक है। तो बेसिक, ये सिर्फ बेसिक आइडिया है ताकि हमको पता रहे कि एक्सरे के देख के हम पता लगा सकें कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है या प्लूरल एफ्यूजन है। तो आगे वाला जो एक्सरे है वो देखिएगा, दिस इज योर एक्सरे। और इस एक्सरे में अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये देखिएगा नॉर्मल हैजिनीज है, बट ये जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये जो भाग है वो बिल्कुल ब्लैक है, दिस वन, ये जो भाग है वो आपका बिल्कुल ब्लैक है। ये देखिएगा ये वाला, ये पूरा जो भाग नजर आ रहा है, ये इस वाले भाग के अंदर क्या है? ये आपका न्यूमोथोरैक्स है। ये जो बिल्कुल ब्लैक है वो न्यूमोथोरैक्स है,
ठीक है। जबकि एक नॉर्मल हैजीनेस ये आपका नॉर्मल एक्सरे है जिसके अंदर नॉर्मल हैजीनेस है, बट जो बिल्कुल काला दिखाई दे, एकदम ब्लैक दिखाई दे, तो वो इंडिकेट करता है एक्सरे, बिल्कुल काला एक्सरे इंडिकेट करता है कि हाँ पेशेंट हैविंग न्यूमोथोरेक्स, पेशेंट को जो है वो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है, एक्सरे जो था वो नॉर्सेट के अंदर आ रखा है, न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे, और बिल्कुल वाइट हो तो वो इंडिकेट करेगा इफ्यूजन को, प्लूरल इफ्यूजन को इंडिकेट करेगा। वाइट एक्सरे जो है वो इफ्यूजन को इंडिकेट करेगा। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात की तरफ करते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, अब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, देखिएगा। अगर हम बात करें न्यूमोथोरेक्स की, यहां देखिएगा, अगर इस भाग के अंदर एयर एक्यूमुलेट है, सपोज करिएगा यहां पर ये एयर है, अगर इस भाग के अंदर एयर एक्यूमुलेट है तो यहां जब हम सांस लेंगे तो ये लंग्स कोलैप्स हो चुका है, तो कोलैप्स लंग के अंदर एयर एंट्री होगी नहीं, और कोलैप्स लंग में एयर एंट्री नहीं होगी। कोलैप्स जो लंग है उस कोलैप्स लंग में अगर एयर एंट्री नहीं होगी तो चेस्ट का एक्सपांशन नहीं होगा। तो चेस्ट का एक्सपांशन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन। क्या कहते हैं हम, यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन। यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन का मतलब है कि सिर्फ एक तरफ जो है चेस्ट वो एक्सपांड होता है, दूसरी तरफ का नहीं होता। तो यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन का मतलब है, और वो भी कौन सा, चेस्ट एक्सपांड तो हो रहा है लेकिन कौन सा, नॉन अफेक्टेड, अफेक्टेड वाला एक्सपांड नहीं होगा। यहां तो एयर जा ही नहीं रही, और जब एयर जा ही नहीं रही तो ये वाला जब लंग्स है इस तरीके से, अब ये लंग्स है दोनों, अब जिस तरफ जाएगी हवा वो तो भाग अप होगा, लेकिन जिस तरफ हवा जाएगी नहीं, ये वाला लंग्स कोलैप्स हो चुका है, लेफ्ट वाला सपोज करिएगा कोलैप्स हो चुका है, तो यहां पर एयर एंट्री नहीं होगी, तो इस लंग्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इंस्पिरेशन के साथ अप, इंस्पिरेशन के साथ डाउन, इंस्पिरेशन के साथ अप, ये नॉन अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, या लंग्स कोलैप्स हो चुका है, एयर एंट्री नहीं है, तो इस लंग्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लंग एक्सपांड नहीं होगा। तो यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन, और वो भी कौन सा, नॉन अफेक्टेड, विदाउट न्यूमोथोरेक्स। जिस न्यूमोथोरेक्स में आपका नहीं है वहां पर यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपांशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हाइपर रेजोनेंस। अब ये तो हुआ इंस्पेक्शन की बात करी मैंने। इंस्पेक्शन के बाद आते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन में बच्चों याद करो, जब मैंने असेसमेंट पढ़ाया था, जब मैंने असेसमेंट की बातें करी थी, तो असेसमेंट के अंदर मैंने आपको सिंपल सी बात करी थी। क्या असेसमेंट में एक सिंपल सी बात क्या करी थी, तो असेसमेंट में मैंने आपको कहा था कि पाल्पेशंस पे आपको क्या होगा, साउंड मिलती है, डल साउंड, रेजोनेटिंग साउंड एंड हाइपर रेजोनेटिंग साउंड। और वहां कहा गया था कि जब एयर ज्यादा एक्यूमुलेट हो, और एयर ज्यादा एक्यूमुलेट होगी तो वहां हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। तो हाइपर रेजोनेटिंग साउंड कहां पर आएगी, अफेक्टेड लोब के अंदर। हाइपर रेजोनेटिंग साउंड आपकी कहां पर आएगी, तो याद रखिएगा हाइपर रेजोनेटिंग साउंड जो है वो आपकी, चलिए हाइपर रेजोनेटिंग साउंड कहां पर आएगी, तो याद रखिएगा दैट इज इन, कहां पे आएगी हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, अफेक्टेड लोब के अंदर, अफेक्टेड लंग्स के अंदर, अफेक्टेड लंग्स। इसमें इंस्पेक्शन के बाद दूसरा जो भाग है दैट इज योर पाल्पेशन, वो है आपका पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में आपको हाइपर रेजोनेंस साउंड आएगी, ये भी बात आपको स्पष्ट होगी। अगली बात सुनिएगा, अब हाइपर रेजोनेंस पाल्पेशन हो गया, उसके बाद बात करते हैं परकशन। परकशन की बात करें, पाल्पेशन में एक तो देखा था ये, उसके बाद परकशन की बात करें तो परकशन के अंदर हमें क्या होगा, नेक्स्ट समझिएगा टेक्टाइल फेमिटस। और टेक्टाइल फेमिटस जो है वो आपकी परकशन पर हाइपर रेजोनेटिंग साउंड आएगी। पाल्पेशन में अपन चेक करेंगे टेक्टाइल फेमिटस, पाल्पेशन में हम चेक करेंगे पाल्पेशन, और पाल्पेशन में हम चेक करेंगे टेक्टाइल फेमिटस। और टेक्टाइल फेमिटस जो है दैट इज व्हाट, टेक्टाइल फेमिटस क्या है, तो टेक्टाइल फेमिटस इज योर, टेक्टाइल फेमिटस का मतलब है कि जो हमारी वाइब्रेटरी साउंड्स है पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर,
उसको हम टेक्टाइल फेमिटस कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा डिक्रीज टेक्टाइल फेमिटस, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पाल्पेशन पर टेक्टाइल फेमिटस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जहां एयर भरी होती है वहां पर टेक्टाइल फेमिटस डिक्रीज होगी, फ्लूइड भरा होगा वहां टेक्टाइल फेमिटस डिक्रीज होगी। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज टेक्टाइल फेमिटस। तो इंस्पेक्शन पे यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांशन, पाल्पेशन पे डिक्रीज टेक्टाइल फेमिटस इन अफेक्टेड लोब, इन अफेक्टेड लोब, अफेक्टेड लोब। उसके बाद जो बात करेंगे परकशन, परकशन पे आपकी हाइपर रेजोनेटिंग साउंड आती है। परकशन पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया था पर अब याद रख लीजिएगा, परकशन पर हाइपर रेजोनेटिंग साउंड आती है। परकशन करते हैं तो अफेक्टेड लोब में हाइपर रेजोनेटिंग साउंड आती है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के अंदर जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो जो लंग कोलैप्स है वहां एयर जाएगी नहीं, और जब एयर जाएगी नहीं तो वहां पर कैसा आएगी, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। दीज आर द व्हाट, दीज आर द फाइंडिंग्स विच इज फाइंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांशन, वो भी आपका नॉन अफेक्टेड साइड, पाल्पेशन टेक्टाइल फेमिटस डिक्रीज रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन, रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन है वो भी डिक्रीज होगा। परकशन हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, जहां एयर है वहां पर साउंड ज्यादा आएगी। और ऑस्कल्टेशन पर जो ऑस्कल्टेट करते हैं तो ऑस्कल्टेशन पर हमें जो ब्रीथ साउंड है वो कम आती है। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बेसिक बात करी मैंने उसके अंदर आपको सारी बातें बता दी कि किस तरह से होता है। और एक्सरे मेन है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। एक्सरे में हम ब्लैकनेस को देख के पता लगाते हैं, एक्सरे फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट एबीजी वगैरह। एबीजी में हमें क्योंकि पेशेंट का लंग्स कोलैप्स है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह होता है। चलिए अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स में याद रखिएगा, पेशेंट हैविंग ब्रीथलेसनेस, पेशेंट को डिस्निया होगा। पहला डिस्निया, डिस्निया या आप कह सकते हो ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस मतलब सांस कम आती है, ठीक है, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस, ठीक, सांस कम आती है, डिस्निया। डिस्निया के बाद नेक्स्ट अभी जो बात करी मैंने, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड। ये चार बातें तो आपको लिखनी ही है। कहां पर, एट अफेक्टेड साइट, एट अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट। नेक्स्ट हाइपर रेजोनेंस, सेम अफेक्टेड साइट, हाइपर रेजोनेंस। डिक्रीज टेक्टाइल फेमिटस, डिक्रीज टेक्टाइल फेमिटस। यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांशन, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांशन। नेक्स्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपांशन। नेक्स्ट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस। नेक्स्ट एयर सकिंग साउंड, याद रखिएगा, एयर सकिंग साउंड इन ओपन न्यूमोथोरैक्स, एयर सकिंग साउंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयर सकिंग साउंड किस में आती है, ओपन न्यूमोथोरैक्स में, ओपन न्यूमोथोरैक्स में, ओपन न्यूमोथोरैक्स, एयर सकिंग साउंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ट्रेकियल डेविएशन। नेक्स्ट समझिएगा, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया जो है वो डेविएट होता है, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकियल डेविएशन। ट्रेकिया जो है वो आपका डेविएट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपका ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया डेविएट टुवर्ड, ट्रेकिया किस तरफ डेविएट होता है, यू शुड हैव क्लियर, ट्रेकिया डेविएट टुवर्ड द नॉन अफेक्टेड साइड, नॉन अफेक्टेड साइड की तरफ। सपोज करिएगा अगर राइट न्यूमोथोरैक्स है तो ट्रेकिया पर प्रेशर पड़ेगा तो ट्रेकिया किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ।
है ना। तो अगर राइट में न्यूमोथोरैक्स है, ये देखिएगा राइट में अगर न्यूमोथोरैक्स है तो ट्रेकिया डेविएट किस तरफ होगा, नॉन अफेक्टेड साइड। ट्रेकियल डेविएशन, तो ट्रेकिया डेविएट टुवर्ड नॉन अफेक्टेड साइड, ट्रेकिया डेविएट टुवर्ड नॉन अफेक्टेड साइड, नॉन अफेक्टेड साइड, नॉन अफेक्टेड साइड की तरफ डेविएट होगा। ये बात अब अच्छे से याद रखिएगा। इज दैट, तो ट्रेकिया डेविएट टुवर्ड नॉन अफेक्टेड साइड, ट्रेकिया जो है वो नॉन अफेक्टेड साइड की तरफ डेविएट होगा। अब ट्रेकियल डेविएशन हुआ, उसके बाद देखिएगा मीडियस्टियल फ्लटर। मीडियस्टियल फ्लटर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ प्रेशर में वेरी, मतलब ये मीडियस्टियल जो है वो मीडियस्टियल फ्लटर जो एयोर्टा वगैरह है उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो नेक्स्ट मीडियस्टिनल फ्लटर, मीडियस्टिनल फ्लटर, ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा मीडियस्टिनल फ्लटर। मीडियस्टिनल फ्लटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात की करें तो दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा क्योंकि प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स पर पड़ेगा, इन प्रेशर ऑन ब्लड वेसल, प्रेशर ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है प्रेशर के अलावा तो वो क्या है, तो दैट इज प्रेशर ऑन हार्ट, और हार्ट पर पड़ने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन हार्ट, ड्यू टू प्रेशर ऑन हार्ट, ड्यू टू प्रेशर ऑन हार्ट। जो हार्ट है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह हो तो ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता है, हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है तो टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इज योर टैकीपनिया, टैकीपनिया, ठीक है। ये कुछ साइन जो है वो इंपॉर्टेंट बताए मैंने, ये सारे इंपॉर्टेंट साइन है बच्चों, डिस्निया है, डिमनिश ब्रीथ साउंड, ये सारे असेसमेंट की बातें कर ली, साइनोसिस की बात कर रहे, एयर सकिंग की बातें कर ली, फिर आपकी जो ट्रेकियल डेविएशन है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो ये जो साइन है ट्रेकियल डेविएशन है, मीडियस्टिनल फ्लटर है, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन है, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, ये जो बातें हैं कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। साथ ही आपका जब सर्कुलेशन इंपेयर होगा तो यहाँ पर आपको पेशेंट डेवलप्स हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी पेशेंट के अंदर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस है ना, क्यों, क्योंकि जब इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया कल भी बात करी थी तो पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेशन होगा, है ना, तो रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सी बातें जो थी वो मैंने आपको बताई कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जो मैंने बेसिक बातें करी रिगार्डिंग व्हाट, ये सारी जो बेसिक बातें करी, न्यूमोथोरैक्स क्या है उसको समझा, न्यूमोथोरैक्स के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं उनको समझा। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद हमने बात करी टाइप्स, टाइप स्पॉन्टेनियस की बात करी, उसके बाद आपकी ट्रॉमेटिक की बातें करी, क्लोज्ड ओपन टेंशन न्यूमोथोरैक्स की बातें करी, आइट्रोजेनिक की बातें करी, तो ये टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स की बातें करी। और टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स के बाद हमने देखा डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज के बाद देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इज दैट क्लियर? ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी की, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं मैं, तो यहां समझ लीजिएगा बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एयर एक्यूमुलेट्स इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में एयर एक्यूमुलेट होगी, ठीक है, और उसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर
इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? तो एयर आ गई। जनरली क्या होता है, जनरली जो प्लूरल प्रेशर है, प्लूरल कैविटी का प्रेशर जो है वो कम होता है थोरेसिक कैविटी से, इसीलिए लंग्स जो है एक्सपांड रहता है। बट अगर रिवर्स हो जाए, प्लूरल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाए तो लंग्स को कोलैप्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर इन प्लूरल कैविटी का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा एंड लंग बिकम कोलैप्स्ड। और लंग्स के कोलैप्स होने की वजह से क्या होगा? कोलैप्स्ड, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। और लंग्स के कोलैप्स होने की वजह से पेशेंट डेवलप्स व्हाट? कोलैप्स हुआ तो क्या होगा? चलिए इसमें आप समझिएगा, सिंपल सी बात, लंग्स बिकम कोलैप्स, लंग्स जो है वो कोलैप्स होंगे और उसकी वजह से क्या होगा? लंग्स के कोलैप्स होने की वजह से पेशेंट डेवलप्स डिस्निया, एयर एक्सचेंज नहीं होगा, और एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट को डिस्निया होगा। और डिस्निया की वजह से हाइपोक्सीमिया, देन हाइपोक्सीमिया, और फिर साइनोसिस, और फिर भी ठीक नहीं हुआ, मैनेज नहीं हो पाया, तो फिर हो सकता है फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट जा सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई थिंक यू शुड हैव क्लियर, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज जो मैंने बेसिक बातें करी वो इनके बारे में करी। नेक्स्ट जो क्लास के अंदर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स। मैनेजमेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैंने छोटा सा भाग न्यूमोथोरेक्स का पार्ट 1 डिस्कस किया, और पार्ट 1 के अंदर हमने जो बेसिक बातें थी, न्यूमोथोरेक्स क्या है, क्या कारण है, ठीक है, क्या उसके टाइप्स हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे, और क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारा पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम है, देन योर जो आपका मैनेजमेंट मेनली चेस्ट ट्यूब है, वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो सारी बातें करेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस गाइस, सारे कोर्सेज ओनली 999 रुपीज़ के अंदर, सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो केवल 999 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, वो भी आपके लक्स क्लासेस की ऐप पर। और मंडे से जो क्लासेस होनी है नॉर्सेट की, वो लक्स क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल पर होनी है, नर्सिंग लक्ष्य, नया यूट्यूब चैनल है नर्सिंग लक्ष्य, उस पर मंडे से आपकी जो क्लासेस हैं वो उस पर होनी है। तो मंडे से हम उसी चैनल पर मिलेंगे, लिंक आपको इस पर मिल जाएगा। चलिए, तो सारे कोर्सेज के लिए अभी जाएं ऐप पर और तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, खरीद लें। चलिए, अब कल मिलेंगे सेम इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम, ग्रेट डे अहेड।